चलो मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। देखो पहले अपन ने होलकर पढ़ा था, है ना। तो जो प्रारंभिक जानकारी जो होलकरों की है वही किनकी है, सिंधियाओं की। होलकरों को क्या मिला था, इंदौर, फिर उनके अलग अलग राजा आए, फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग घटनाएं घटी। सेम बात काय में सिंधिया में, कि जब पेशवा बाजीराव ने काफी बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया तो उसको चलाने के लिए क्या है, अलग अलग सैनिक अधिकारियों के बीच में बांटा गया, है कि नहीं। फिर पानीपत की लड़ाई के बाद, थर्ड लड़ाई के बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, है कि नहीं। अरे मैं यूं कह रहा था कि भले आप हिस्ट्री नहीं बता पाओ, थोड़े उनके लोगों के नाम बता देते। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, इसी फैमिली के जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो वसुंधरा राजे, है कि नहीं। तो वो इसी की फैमिली की हैं, बस उनकी शादी क्या है, राजस्थान में हुई है, तो वो वहां की सीएम है। वसुंधरा राजे क्या है, इसी फैमिली से, सिंधिया से। और भी कहीं अपन ने पढ़ा था, मध्य प्रदेश का ताजमहल सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, अरे पढ़ाया था मैंने आपको, मकबरे पढ़े थे ना अपन ने, सबसे पहले यही लिखवाया था मेरे ख्याल से। तो ये क्या है, यही सिंधिया परिवार ने बनवाया है ना। सांख्या राजे कौन, विजया राजे सिंधिया, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, है कि नहीं। उनकी समाधि है तुम्हारे माधवराव सिंधिया, जिनको आप सामान्य रूप से क्या बोलते हो, माधवराव सिंधिया। हिस्ट्री में क्या है, वो माधवराव सिंधिया थर्ड, उनकी मदर, है कि नहीं। और कांग्रेस के अगेंस्ट में वो बहुत लंबे समय तक रही, जनता दल वगैरह से चुनाव लड़ती थी वो, ऐसा। फिर माधवराव सिंधिया के लड़के कौन आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है कि नहीं। ये सब उसी फैमिली के। अपन थोड़ा फैमिली ट्री भी आखिरी में कर लेंगे जब अपन माधवराव सिंधिया थर्ड पे जाएंगे। तो पहले तो होलकरों वाली अपन बातें लिख लेते हैं ना, लिख लो। बाजीराव प्रथम द्वारा विभिन्न मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की गई थी। इसी क्रम में राणोजी राव सिंधिया, राणो जी राव सिंधिया को ग्वालियर की जागीर प्रदान की गई थी। अब देखो जो अपन ने होलकरों में लिखा था वही सब दोबारा लिखना है, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की यहां से हिस्ट्री सेम ही है। ठीक है ना। अब फर्स्ट किंग लिखो, राणोजी राव सिंधिया, 1722-45। देखो इन्हें ग्वालियर में सिंधिया वंश का संस्थापक माना जाता है। राणोजी राव सिंधिया 1722-45 का संस्थापक माना जाता है। 1720 से 45, है ना, का संस्थापक माना था। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक, ये फाउंडर है, ठीक है ना। लिखो, सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी 1731 में उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल ऑफ सिंधियाज वाज उज्जैन। और 1830 में यह ग्वालियर हो गई। 1830 में 1810 ग्वालियर हो गई, है ना। शुरुआती दौर में ये आए, है ना, इनको जागीरें मिली, इन्होंने अपना वर्क शुरू करा। अभी देखो 1745 की बात चल रही है कि नहीं, ये काफी पुरानी बातें हो गई है। फिर 1731 में इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली, धीरे धीरे ये आगे बढ़े, पावरफुल होते गए। फिर 1810 में क्या बनी, ग्वालियर, ठीक है ना। अब आओ सेकंड अगले किंग पर, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया
इनके बारे में कोई जानकारी है ना? इनके बारे में थोड़ा लिखना कम है, समझना ज्यादा है। महादजी सिंधिया, देखो क्या होता है, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, तो उसको एक परिषद चलाती थी, ग्रुप चलाता था, ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसको बोलते थे 12 भाई। 12 मतलब 12, 12 और भाई मतलब क्या, 12 अधिकारी, है कि नहीं? तो ये उसके काफी महत्वपूर्ण मेंबर थे। भले पेशवा अपने काम करते थे, पेशवा कई बार ऐसे भी तो बहुत कम उम्र के थे, 2-3 साल की उम्र के बहुत छोटे पेशवा जो प्रशासन नहीं संभाल सकते, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाती थी? 12 भाई परिषद। और महादजी सिंधिया कौन थे? उसके खास महत्वपूर्ण पर्सन, कि 12 भाई जो भी डिसीजन लेगी इनका काफी बड़ा रोल होगा, और काफी क्रिएटिव पर्सन। देखो पानीपत की लड़ाई हारे मराठा क्यों? उसके कई कारणों में से एक कारण क्या आता है कि मराठों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ये क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी से लड़ते थे, इनके हथियार ज्यादातर बहुत वजनी होते थे, है कि नहीं? और ये क्या है, अपने फिजिकल वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। पर जब जैसे अंग्रेज आने लग गए, दूसरी चीजें आने लग गई, एंग्लो मराठा युद्ध हुए, तो अंग्रेजों ने क्या हुआ कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बजाय क्या है, टेक्निक्स पर ज्यादा ध्यान दिया। तो ये एकमात्र ऐसे पर्सन थे जो अपनी मराठा आर्मी को अपग्रेड करते थे कि नहीं, हमारी तोपें जो हैं भारी ज्यादा हैं, तो कैसे हम और इफेक्टिव बनाएं, उनकी रेंज बढ़ाएं, है कि नहीं? बंदूकों को लेकर आना, है कि नहीं? तो पुर्तगालियों से काफी मित्रता रखते थे। तो ये ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्रिएटिव माइंड के पर्सन, कि अपनी आर्मी को कैसे अपग्रेड करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे, रिलेशन कैसे मेंटेन करना। तो 2 चीजें ध्यान रखना कि क्या रिलेशन कैसे मेंटेन करना, ये अपन आगे पढ़ेंगे, किसके साथ इन्होंने क्या रिलेशन मेंटेन करे, और दूसरा क्या, आर्मी को अपग्रेड करना, यानी आगे की सोच के चलने वाले पर्सन थे। और 12 भाई परिषद के एक प्रमुख सदस्य अपन लिखेंगे। लिखो पहली लाइन, लिखो महादजी सिंधिया 12 भाई परिषद के प्रमुख सदस्य थे। महादजी सिंधिया वॉज द चीफ मेंबर ऑफ 12 भाई काउंसिल, यानी क्या हो गया, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत वेटेज था, पावरफुल अधिकारियों में से एक, है ना? पेशवा के बाद, पेशवा मतलब क्या अपन समझे, किंग, उसके जस्ट बाद के लोगों में थे ये, है कि नहीं? लिखो अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिखो, महादजी सिंधिया नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, फिर उस दूसरे पर्सन नाना फडणवीस, सरनेम है नाना फडणवीस, उनका नाम हो रखा है। और माधवराव फर्स्ट को, माधवराव प्रथम को मराठा शक्ति के, ध्यान से, मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ कहा जाता है। मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ कहा जाता है। लिखो नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया एंड माधवराव फर्स्ट was the chief mentor for the rejuvenation of मराठा एम्पायर, पुनरुत्थान का स्तंभ। अब देखो लगभग ये क्या हुआ था, जब ये पावर में आए तब पानीपत की लड़ाई लगभग हो चुकी थी। पानीपत की लड़ाई क्या हो चुकी थी, खत्म। और जैसा आपको पता, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का ऐसा बोला था बेहद नुकसान हुआ। उसमें तो ये भी बोला जाता है कि महाराष्ट्र का शायद कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसका एक मेंबर की डेथ नहीं हुई हो। उस लड़ाई के बारे में तो ये बोला जाता है कि नहीं? अब वो लड़ाई का कभी टाइम मिला तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं, कि छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ जाती है। तो क्या हुआ, जब पूरी तरह से मराठा एम्पायर एक प्रकार से खत्म नहीं हो गया, ब्रेक डाउन होने पर आ गया, तो उसको वापस से इंडिया की मेजर ताकत बनाने वाले कौन लोग थे, ये तीनों, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस एंड माधवराव फर्स्ट। क्या बोला गया, मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ, कि वापस से उनको सबको कलेक्ट कर लिया ताकत को,
और फिर से मराठों को बहुत पावरफुल बना दिया विद इन 10 ईयर्स। ज्यादा समय नहीं लगा इनको। तो आप सोच सकते हैं कितने क्रिएटिव पर्सन रहे होंगे, है कि नहीं। चलो अगली लाइन लिखो। लिखो 1771 में ये वाला 1761 है, पानीपत की लड़ाई वाला। दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ऑनलाइन वालों को। 1771 में लिखो, 1771 में इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को पुनः दिल्ली के तख्त पर बिठाया। शाह आलम सेकंड, उसका पूरा नाम है शाह आलम द्वितीय, को दिल्ली के तख्त पर बिठाया। अब देखो अपन ने क्या बात करी कि पानीपत की लड़ाई के बाद में मराठों की ताकत कम हो गई, तो वापिस से उसको वापिस गेन करने वाले लोग कौन, ये तीनों। इसमें अभी माधवराव फर्स्ट नहीं लिखा मैंने, है कि नहीं। तो देखो सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर ये कितने ताकतवर थे कि अंग्रेजों के हाथ से निकाल के मुगल बादशाह को फिर किंग बना दिया। इतने पावरफुल हो गए थे, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं महादजी सिंधिया। चलो अब नेक्स्ट एक और लाइन लिख लो। 1765 में 1765 में इन्होंने लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर को जीत लिया था। इन्होंने ग्वालियर को कब जीता था, 1765। इसको क्या है, एग्जाम में इसके चांसेस थोड़े कम है आने के, बट हिस्ट्री समझने में सुविधा देगी। इसीलिए अपन ने उज्जैन, उनकी पुरानी राजधानी, नई, उनकी सबकी डेट लिखी। चाहो तो आप एक काम करो, महादजी सिंधिया का टाइम पीरियड भी लिख लो 1761 टू 1794 तक, और इजी हो जाएगा। ये कौन सा टाइम पीरियड था जब महादजी सिंधिया जो है पावर में थे, 1761 टू 1794, ये इनका टाइम पीरियड है, चाहो तो लिख लो। चलो अब नेक्स्ट महादजी सिंधिया के बाद दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, इनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मालूम कुछ भी? चलो ठीक है, अब हो जाएगा। लिखो सबसे पहली लाइन लिखो, इनका रिलेशन ही देख लेते हैं। लिखो ये महादजी सिंधिया के पोते थे, महादजी सिंधिया के पोते। लिखो इन्होंने ही ग्वालियर को राजधानी बनाया। इन्होंने ही ग्वालियर को राजधानी बनाया। ये लाइन याद रखना। हाँ, अभी तक उज्जैन में चल रही थी, अब राजधानी का ट्रांसफर कर दी इन्होंने ग्वालियर, ठीक है ना। इनके टाइम पे कई सारी घटनाएं घटती है। अब देखो आता है तुम्हारा 1810 का टाइम पीरियड, जब इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी, और इसी दौरान क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ इन्होंने क्या करा, ट्रीटी कर ली। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि होती थी, सब्सिडरी ट्रीटी, वो कर ली। लिख लो इसमें, लिखो 1810 के आसपास अंग्रेजों से इन्होंने सहायक संधि की, जिसे ग्वालियर की संधि कहा जाता है, ग्वालियर की संधि का टाइम पीरियड याद रखना। इनका टाइम पीरियड लिख लिया 1834 टू 86। दौलत राव सिंधिया रहे 1834 से 86 तक। एक मिनट, 94 1794 से 1834, 94 में वो गए, उसके बाद में 1834 तक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट किंग लिखो जयाजी राव सिंधिया।
जयाजीराव सिंधिया। देखो यह 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के प्रमुख थे। यह लाइन याद रखना, हाँ जरूरी लाइन हो गई है, जयाजीराव सिंधिया। लिखो, इन्होंने जय विलास पैलेस अपन पढ़ते ना कि जय विलास महल कहां पर है, तो वो बनाने वाले कौन, ये। इन्होंने जय विलास पैलेस, विक्टोरिया कोठी या विक्टोरिया भवन, डफरिन सराय, डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे, डफरिन सराय का निर्माण करवाया था, हॉल्ट करने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। लिख लो अभी, सराय तो लिख लो, अरे होटल, पुराने जमाने की होटल। ये होता था जैसे भले लॉर्ड डफरिन आए, कोई राजा महाराजा आए, तो उनको भले 2 दिन को भी रुकना है तो महल बनवा लेते थे अपने लिए, है कि नहीं, ऐसा होता था। वो तो जगह का नाम था पहले, मुगल सराय, बिहार में। चलो ठीक है यहां तक जयाजीराव सिंधे। अब देखो अपनी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा आ सकता है, खास तौर से तो 1857 का याद रखना, कौन किंग थे, है ना। छोटी मोटी बातें, ग्वालियर की संधि की डेट याद रखना, है ना, काम की बातें ज्यादा इसमें नहीं। अब देखो इसी में क्या है, बीच में कई किंग आए। 1810 अभी अपन लिखवाया ना मैंने, इनकी थोड़ी डेट बस यही मतलब की है, 2-4 चीजें जो आ सकती है अपने। अब देखो तुमको थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूं। देखो इसी में आगे अपन चलेंगे तो कौन आएंगे, माधवराव थर्ड, माधवराव तृतीय, आप जिनको बोलते थे ना माधवराव सिंधिया, वो इसी वंशावली में कौन है, माधवराव तृतीय, सही है। और इनके लड़के कौन हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहो तो लिख लो, इनके पुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नहीं, बीच में है किंग 1-2, पर उनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है इतना, तो अपन नहीं लिख रहा है। तो वो आइडिया के लिए कि नहीं, तो भाई माधवराव सिंधिया किस तरह से रिलेटेड है, तो इसी वंश में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लड़के, ठीक है ना। वसुंधरा राजे सिंधिया कौन है, इनकी बहन, माधवराव सिंधिया तृतीय की सिस्टर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ। तो ये 3 लोग अपने को थोड़ा समझने में सुविधा, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई, इतना सा नोट कर लो। अब क्या बहुत सारी बातें हैं, कई सारी इनके जीवन की कई घटनाएं, पर वो अपने को इतनी जरूरत नहीं है। यदि आप इसे शौकिया पढ़ना चाहो तो फिर बहुत सारी बातें निकलती है। चलो अब आगे अपन चलते हैं। परमार अपन ने कर लिए थे, चंदेल हो गए। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ प्रतिहार वंश, है ना। जो इनमें मतलब की 1-2 बातें हैं, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। प्रतिहार वंश या मालवा का प्रतिहार वंश, है ना। इसके पहले कभी आपने सुना है इनके बारे में, प्रतिहार या बोले गुर्जर प्रतिहार, एक ही चीज है, हाँ ध्यान रखना। और प्रतिहार ही एक ही है, 2 अलग अलग नहीं है। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार क्या बोल रहे हो, एक ही चीज है। प्रतिहार बोले प्र है, प्र, सही है, एक ही चीज है। देखो क्या रहता है, जैसे अपन पुरानी में जाए तो प्रतिहार का मतलब क्या होता है, रक्षक, डिफेंस करने वाला, है कि नहीं। वैसे अपना क्या है, इतिहास में प्रॉपरली उतना लिखा गया नहीं है, लेकिन गुर्जर शासक या प्रतिहार शासक ही ऐसे थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अरब के आक्रमणकारियों को मालवा में घुसने नहीं दिया। ये ध्यान रखना, प्राचीन समय से। इतिहास में ये बातें अपनी बुक्स में इतनी डिटेल में नहीं दी गई है, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक मालवा में जो है अरबी आक्रमणकारियों को कभी नहीं आने दिया, और ये लड़े भी और जीते भी बेहद लंबे समय तक।
और प्रॉपर इनमें ज्यादातर किंग बहुत क्रिएटिव रहे। भले क्या रहता है, देखो कई बातें, अपना इतिहास बेहद बड़ा है, बच्चों को उतना पढ़ा पाना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल रहता है कि सबके बारे में जानकारी दी जाए, ये बातें। फिर दूसरा, भेदभावपूर्ण तरीके से लिखा गया, कई सारी बातें ऐसी हैं जिसके कारण से हमको जानकारी नहीं। पर मेरे ख्याल से मालवा के बारे में जो लोग एमपी में रहते हैं उनको तो 100% पता होना चाहिए इनकी एक एक लाइन, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करा था। इतनी बातें अभी तो नहीं है पर फिर भी अपन देखेंगे। चलो, प्रतिहार वंश लिख लो। इनकी दो बातें पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, लिख लो। प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक, प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक, प्रोटेक्टर, डिफेंस करने वाले, बॉडीगार्ड। देखो इसका प्रतिहार का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से गेटकीपर। ये लोग क्या बोलते हैं, हम किसके वंशज हैं, लक्ष्मण के। रामायण में आपने नाम सुना है, हम उनके वंशज हैं। अब लक्ष्मण क्या करते थे, भगवान राम को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते थे, तो इसी का नाम बन गया। तो आपको मैंने आइडिया के लिए बता दिया प्रतिहार शब्द कहां से आया, या कैसे लोग, कौन लोग हैं। ये लक्ष्मण का अपने आप को वंशज मानते हैं, ऐसा। अब ये लिखो, प्रतिहार शासकों ने मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास किया था। महामारू शैली का विकास किया था। लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल आने जैसी है, आज नहीं तो कल। महामारू शैली का विकास किया था। महामारू, समझे कुछ? थोड़ा इसके लिए आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, आता है। देखो मैं तुमको बता देता हूं, मंदिर बनाने के लिए 2-3 मेथड चलती थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना। नागर शैली मतलब क्या, जो नॉर्थ इंडिया में चलती थी, है ना, उत्तर भारत में। उसमें क्या होता, मंदिर का गुंबद कैसा रहेगा, गोल। अपन सिर्फ एक फैक्ट देख रहे हैं बात समझने के लिए, है कि नहीं। फिर एक होती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में कैसा रहता है, मंदिर का शिखर ऐसा पिरामिड टाइप का, है ना। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, वो अपन को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना पड़ेगा। अपन ये सिर्फ एक मोटे तौर पे बात समझने के लिए कि व्हाट इज महामारू। तो देखो सबकी हर स्टाइल का कुछ एक फिक्स पैटर्न है कि ऐसे ऐसे इस चीज को हम बनाएंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, एक खुद मंदिर बनाने की एक नई आर्किटेक्ट की स्टाइल डेवलप कर ली कि मंदिर का आर्किटेक्ट कैसा होगा, कौन सा मटेरियल उसमें डाला जाएगा, ये सारी बातें, है कि नहीं। तो इसमें भी ऐसा होता था कि ये मंदिर की चौड़ी छत बनाते थे, छत बहुत लंबी चौड़ी होती थी, खुली। और फिर दूसरी बातें, और तीसरा इसमें ये भी आती है कि इसमें जो एडल्ट मूर्तियां होती थी, एडल्ट मूर्तियां जो होती थी, है ना, उसको भी बनाने की परमिशन थी, जैसे अपनी खजुराहो में बनी है। तो महामारू क्या है, इस स्टाइल को इन्होंने डेवलप करा इन किंग्स ने। तो ये लाइन याद रखना, बिल्कुल आने जैसी है एग्जाम में, कि महामारू शैली को डेवलप करा। चलो अब लिखो, फर्स्ट में हरिश्चंद्र, फर्स्ट किंग हरिश्चंद्र 550 लिखो। इन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर, मंडोर, मंडोर यानी है, यह आता तुम्हारा जोधपुर राजस्थान में। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मंडोर, जोधपुर राजस्थान। ये मूल रूप से प्रतिहार लोग कहां के हैं, राजस्थान के। धीरे धीरे फिर ये डेवलप होते होते मालवा में इनकी अलग अलग ब्रांचें बन गई। 550 के लगभग है अप्रोक्सीमेट, चाहो तो लिख लो हरिश्चंद्र में 550 ईस्वी, 550 के लगभग। यहां टाइम की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखना, महामारू शैली किसने डेवलप करी है, प्रतिहार किंग्स ने। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है एग्जाम के हिसाब से। और फर्स्ट किंग कौन थे, हरिश्चंद्र। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया, ये क्या होते थे, अलग अलग राजाओं के सामंत। मौका देखकर क्या कर लेते थे, अपने आप को डेवलप करते करते और एक स्टेज ये ले आते थे कि खुद ही किंग बन जाते थे, है ना। तो शुरुआत इन्होंने कर दी, ठीक है। चलो अब लिखो नागभट्ट प्रथम, हाँ नागभट्ट प्रथम
नागभट्ट, है ना, चाहो तो लिख लो 730 to 56 अप्रोक्सीमेट। हाँ, अभी अपन का चल रहा है देखो 700 में, है कि नहीं, काफी पुराना। 550 कितना पीछे चले गए अपन। तो फिर इनके बाद में कौन आए, नागभट्ट प्रथम। अभी देखो अपन ने हरिश्चंद्र का टाइम क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट 550, है ना, अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स, 200 साल बाद कौन आए, नागभट्ट प्रथम। तो ये ऐसे सामंत के तौर पे काम रहे होंगे, कई राजा आए होंगे बीच में, है ना। अब लिखो, इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक ये याद रखना। और संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। एग्जाम में भी ध्यान रखना है, दोनों लाइनों में क्या पूछा है। अब यहां से क्या हुआ, एक प्रकार से ये खुद किंग बन गए कि इन्होंने ऑफिशियली धार्मिक रूप से अपना क्या करा, राज तिलक करवा लिया, और ये किसी के भी अंडर में काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र होगा अभी ये, है ना। अब नेक्स्ट लिखो वत्सराज। एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में अपने को समझना भी पड़ेगा। चाहो तो टाइम पीरियड लिख ही लो इनका भी, 775 to 800। अब आप देखें 756-60 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद कब आए, 775 में। बीच में किंग है पर उनका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, तो अपन नहीं ले रहे। कुक वगैरह थे, कुक नाम था उनका, चलो, है ना, वत्सराज। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन शुरू होती है, लिखो, प्रतिहार वंश के यह पहले शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, यही लाइन एग्जाम में आने वाली है, काम की दी आई तो मैं बता रहा हूं, अभी लिख लेता है अपन, है ना। प्रतिहार वंश के पहले शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। देखो मैं बताता हूं क्या। देखो, जब आपने सुना होगा सम्राट हर्षवर्धन थे, है ना, तो एक जगह थी कन्नौज। ये वैसे हाँ यूपी में है, कन्नौज। पुराना नाम है इसका कान्यकुब्ज, बाद में समय के साथ बदल के क्या हो गया, ये कन्नौज। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय पर क्या था, ये बेहद डेवलप शहर था। जैसे आज अपन बोले बॉम्बे, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो वोक्यो जैसे बड़े बड़े शहर। और होता क्या है, ये कहां पर आता है, सिल्क रूट पर। सिल्क रूट आपने सुना होगा, चाइना के साथ व्यापार होता है, उसी रूट पर आता है ये। तो ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर था। आसपास का एरिया ये किधर आता है, गंगा यमुना दोआब में, है ना, भारत की सबसे उपजाऊ जमीन पर, है ना, गंगा यमुना दोआब। कई बार आपने हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा। हाँ, वही मैं अभी थोड़ा मैं बता लूं, फिर आप अपन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना। तो कन्नौज एक ऐसी सिटी है, ये आज भी है, आप कन्नौज के नाम से यूपी में आपको मिल जाएगा। पहले क्या था, कान्यकुब्ज। तो सम्राट हर्षवर्धन ने उसको बहुत डेवलप कर दिया था। ये एक ट्रेड का महत्वपूर्ण सेंटर था, ऐसे एरिया में आता था जो बहुत आसपास का एरिया बेहद उपजाऊ था, गंगा यमुना दोआब, है कि नहीं। भारत की इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। तो ऐसे में क्या होता था कि अलग अलग राजा चाहते थे कि हम इस शहर के ऊपर कब्जा कर लें, तो हम बेहद पावरफुल हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन थे, अपन ने लिखा त्रिपक्षीय। त्रि मतलब क्या हो गया, तीन, 3 साइडेड। तो एक तो ये होगा प्रतिहार शासक, एक थे तुम्हारे पाल शासक और राष्ट्रकूट, है कि नहीं। तो ये तीनों के तीनों आपस में लड़ते थे कि कन्नौज के किंग कौन बनेंगे, हम, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा था। जो आदमी, जो भी किंग उस पर कब्जा कर लेगा कन्नौज पर, उसको ढेर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। राष्ट्रकूट। तो ये तीनों जो डायनेस्टी है ये आपस में लड़ती रहती थी, काय के लिए, कि कन्नौज के किंग हम बनेंगे। ये दोनों तो हो गए तुम्हारे क्या, ये पश्चिमी हिस्से में आ गए मध्य प्रदेश के, ये पूर्वी वाले, और ये कहां से आए थे, साउथ से, महाराष्ट्र कर्नाटक जिसको अपन बोलते हैं, इस पर इनका कब्जा था। और कभी कोई जीतता था, कभी कोई जीतता था, अल्टरनेट ये चलते रहते थे। तो वत्सराज पहले ऐसे किंग थे, प्रतिहार शासक, जिन्होंने क्या करा, कन्नौज पर अटैक करने के बारे में सोचा, और उस वक्त की इंडिया की टॉप मोस्ट ताकतों को हराने के बारे में,
कभी ये भी जीते, कभी ये जीत गए, कभी ये जीत गए, कभी अलग अलग, पूरा इसका त्रिपक्षीय संघर्ष की पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगी। पर आप इतना याद रखना, ये पहले किंग थे जो काय में आए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में। हाँ, और अब बोलो क्या क्या पूछ रहे थे, अब बोलो। हाँ, तब थोड़ा इजी हो जाएगा तुमको समझाना भी और तुम्हें समझना भी। समय समय पे बदलता रहा, 1-2 साल इसका, फिर बीच में हट गए, फिर आ गए, और अंतिम रूप से वो जयचंद आएंगे। अरे मोहम्मद गौरी ने जिनको हराया था, धीरे धीरे वो रहे। पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखो कि ये रहा, फिर आगे कन्नौज का भी छोटा छोटी बातें आती रहेगी। अभी क्या आप सीख रहे हो, अभी धीरे धीरे सब चीजें जुड़ना शुरू होगी। तीनों ने नहीं, मान लीजिए प्रतिहार शासक किंग है, तो इनको हटा के राष्ट्रकूट क्या सोच रहे हैं, इनके किंग को हराकर हम बन जाए। पाल क्या सोच रहे हैं, इनको हरा के हम बन जाए। पाल किंग है तो ये दोनों क्या सोच रहे हैं, इसको हटा के हम बन जाए, हमारा कब्जा चले। और ऐसा हुआ भी, कभी ये जीते, कभी ये जीते, कभी ये, अल्टरनेट चलता रहा। चलो आगे चलते, वत्सराज हुए। लिखो नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड लिखो। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट, चलो शुरू कर रहे हैं ना। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नागभट्ट सेकंड। हाँ, ऑनलाइन वालों ने लिख लिया इसको, नागभट्ट सेकंड, है ना, ठीक है, नागभट्ट सेकंड, ठीक है। लिखो, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो इन्होंने एक लड़ाई के बाद में जीत लिया और ये क्या बन गए, वहां के किंग। लिखो, इन्हें अपनी दानशीलता, ये बहुत दानी स्वभाव के थे, दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण क्या बोला जाता है, कर्ण। महाभारत में थे वो, कर्ण भी दानी थे ना, तो ये भी बहुत दानी स्वभाव के थे, तो इनको क्या उपाधि दी गई है, कर्ण बोला जाता है। किसको, नागभट्ट द्वितीय को। टाइम पीरियड भी लिखी लो, नागभट्ट सेकंड का 800 to 833। नागभट्ट सेकंड का टाइम पीरियड 800 to 833। अब लिखो मिहिर भोज, मिहिर भोज लिखो 836 to 85, 836 to 85 मिहिर भोज, ठीक है ना। लिखो, इन्होंने पुनः उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, या इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मां उज्जैन बहुत लंबे समय से तक रही। कन्नौज को भी हर्षवर्धन ने बहुत डेवलप कर दिया था, सम्राट हर्षवर्धन ने। विदिशा भी रही है बहुत, और उसके प्राचीन काल में जाएंगे तो विदिशा भी बहुत पावरफुल शहर था। और हाँ, बड़े बड़े महाजनपदों में से थे। और भी कई शहर हैं, अब उनका अस्तित्व कम हो गया, खत्म होने आ गया। नोहटा तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था कभी, ये दमोह में आता है। हिस्टोरिकल सिटी है। समय के साथ अब बदलते चलेगा, अब इनके नाम भी नहीं मालूम किनको, खैर ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, वापस से उज्जैन को अपनी राजधानी। अब आती है असली लाइन, लिखो, इनके समय पर अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। अरबी यात्री सुलेमान ने भारत यात्रा की थी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना। किसके समय आए थे, मिहिर भोज, सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान। ठीक है ना। लिखो, सुलेमान ने मिहिर भोज को, सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। अरबों का घोर शत्रु कहा है। घोर शत्रु, घोर शब्द लिख लेना। अभी अपन ने बात करी थी कि गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत लंबे समय तक क्या करा, प्रोटेक्ट करके रखा था। तो मिहिर भोज आए तो ये यात्री थे, तो इनको तो किसी ने कुछ नहीं बोला, पर इन सब राजाओं ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है। अरे मत बीच में बोलो, क्या वराह मिहिर, नहीं नहीं, ये मिहिर भोज अलग है और वराह मिहिर,
वो अलग है, वराह मिहिर अलग है। प्राचीन भारत में आएंगे ये यहां पर नहीं है। गुप्त काल में क्या ये वराह मिहिर अलग है। ये वराह मिहिर, ये तुमने नाम सुना होगा, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन के राजा, उनके बड़े भाई। हाँ, हुणु के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी, बहुत सारी बातें हैं। अभी वराह मिहिर मस्जिद है ना, ये इससे का कोई रिलेशन नहीं है प्रतिहार वंश से, ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। प्राचीन भारत में आएंगे, जो अपन अगले वंश पढ़ेंगे मालवा के प्राचीन वंश, उसमें नाम आ सकता है। वराह मिहिर का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। चलो यहाँ तक लिख लिया, घोर शत्रु बनाया, ठीक है ना। और लिखो चलो अरबी यात्री सुलेमान हो गए, ठीक है। अब लिखो महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, अब इनके मतलब की अपन बात लिख लेते हैं। महेंद्रपाल, इनकी जरूरत नहीं है महेंद्रपाल में, होगा मैं बता दूंगा, कुछ नहीं। अब देखो महेंद्रपाल का जो फैक्ट एग्जाम से रिलेटेड मतलब क्या, तो देखो उनके दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। और राजशेखर ने कई सारी बुक्स लिखी है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि विद्वान राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। दरबार में रहते नहीं, इनके गुरु थे, ध्यान रखना, महेंद्रपाल और इनके वंशजों के गुरु थे ये। लेकिन राजशेखर ने बुक्स बहुत सारी है इनकी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखो है ना, इनके दरबार में राजशेखर रहते थे जिन्होंने, लिखो, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, बिंदुसाल भंजिका, बिंदुसाल भंजिका ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है ना। तो अपने को महेंद्रपाल से रिलेटेड क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है, राजशेखर और इनकी बुक्स। अब देखो तुमको एक चीज और बता देता हूं, राजशेखर का जैसे मैंने क्या बताया, इनके गुरु थे, काफी विद्वान आदमी रहे होंगे, तो ये सन्यासी टाइप के आदमी, तो ये दूसरे राजाओं के यहां पर भी मिलने जुलने जाते थे, या इनको दूसरे राजा भी इनवाइट करते थे, है कि नहीं। तो आपको कहीं और नाम दिखे तो घबरा मत जाना कि यार हमने तो गलत पढ़ लिया। यदि आप कलचुरी वंश पढ़ोगे तो अपने एमपी छत्तीसगढ़ में वो कॉमन है, तो वहां पर भी राजशेखर का नाम आएगा। ऐसा युवादित्य के टाइम पे कलचुरी शासक थे, युवादित्य, है कि नहीं, तो उनके दरबार में भी ये थे। तो कभी आप वहां पढ़ लो तो ऐसा घबरा नहीं जाओ कि यार हमने तो कहीं और पढ़ा है इनको, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा कई विद्वानों में कॉमन है कि एक से ज्यादा राजाओं के दरबार में वो रहते थे। बस है ना, राजशेखर की सारी बुक्स काम की है, ठीक है ना। चलो आगे लिखो, महेंद्रपाल हो गए, महिपाल। अच्छा इनका टाइम और लिख लो, 85 to 910, 885 to 910। किसका? महेंद्रपाल का बोला है मैंने, 885 to 910। अब अगला लिख लो महिपाल, इनका भी टाइम पीरियड लिख लो, 914 to 43, 914 to 43 लिखो। इनके समय पर अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था, अल मसूदी, ये लाइन याद रखना, हाँ काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में। अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी ने प्रतिहार शासकों को बोरा कहा है, बोरा, बोरा मतलब किंग, ठीक है, बोरा कहा है। तो अल मसूदी का नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो आगे नेक्स्ट लिखो, राज्यपाल। अगले किंग राज्यपाल, कहां सुना इनका नाम? राज्यपाल का नाम आया था भी?
लिख लो, इसमें पहले तो टाइम पीरियड लिख लो 1018, 1018, बस 1018 ही लिखना है। बीच में कई किंग आएंगे, उनके बारे में अपने को मतलब नहीं। अब तो हिस्ट्री की वो घटनाएं देख रहे हैं जिनमें कुछ इफेक्ट हुआ हो, है कि नहीं। राज्यपाल का नाम अभी आया था, अपन ने चंदेल वंश पढ़ा था जब भी, क्या स्टोरी पढ़ी थी। इन्होंने महमूद गजनवी के सामने हार मान ली थी, तो चंदेल शासक विद्याधर ने इनकी हत्या कर दी थी। वही लाइन पढ़ना है, इसीलिए 1018 लिखवाया। लिख लो, लिखो, महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण, महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने इनकी हत्या कर दी थी। चंदेल शासक विद्याधर ने इनकी हत्या कर दी थी। बस इतना ही है कि इन्होंने सरेंडर करा, तो जो है चंदेल राजाओं को यह बात पसंद नहीं आई। ठीक है, चलो अगला आता है यशपाल। है ना, लिखो, यह प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। एक नाम सुना होगा आपने, जयचंद। इनका पूरा नाम क्या है? जयचंद गढ़वाल। अरे वो जो जिनने गोरी ने जिनकी हत्या कर दी थी बाद में, है ना, संयोगिता बोला जाता है, इनकी लड़की थी, जबरदस्ती शादी हुई थी ऐसा बोला जाता है, जो भी है कि नहीं। तो इनकी लड़की कौन थी? संयोगिता। तो हाँ, पृथ्वीराज चौहान के साथ जिनकी शादी हुई थी, है कि नहीं। तो इन्हीं जयचंद ने क्या करा था, इनकी हत्या करके एक नया वंश स्टार्ट कर दिया। क्या? गढ़वाल वंश। अपन ने अभी क्या लिखा कि ये जो है क्या थे? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक। अब लिख लो, जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। आपने जयचंद जो नाम सुना है ना, वो कौन है? जयचंद गढ़वाल। अरे याद आ गया ना, गौरी ने जिनकी हत्या करी थी आपको, ये वही जयचंद गढ़वाल ने इनकी हत्या कर कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। ठीक है ना। तुमको स्टोरी कुछ कुछ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, कैसे कैसे स्टोरी चलती है हिस्ट्री अपनी इंडिया की, एक लिंक से दूसरी। ठीक है ना। तो अपने प्रतिहार वंश में इतना ही है। अब कल से अपन हुआ तो कुछ प्राचीन भारतीय वंश और मध्यकालीन देखेंगे।